जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग आपका उस दिन पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को। आप लोग जानती हैं उस दिन हमारे देश में एक दुखद घटना जो साथी अहमदाबाद में घटित हुई प्लेन क्रैश की वजह से। तो हमने फिर अपनी कक्षा को, जब हमको ये सूचना मिली थी, क्योंकि घटना तो पहले हुई थी लेकिन हमको सूचना तभी मिली, तो फिर हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया था और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हुए थे लास्ट टाइम बताएं जरा एक बार मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में। यूपीएससी एस्पायरेंट रोहन, गुनगुन, उत्तम, अभिषेक, अंशुल कुमार, नीलेश राय व्लॉग्स, निशांत बघेल, विष्णु, कविता, रेखा, निशा प्रजापति, खाटू श्याम का लाडला। भैया 5 हो गए थे, 5 5 5 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए थे। हालांकि पीडीएफ हमारे पास है तो देख लेते हैं एक बार। ये रिवीजन क्वेश्चन थे। बतुल बेगम तबला, ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिंके, सीबीसी 4 वर्ष, लाल महल बनवाया बलबन ने, मनुष्य के कान में हड्डियां 6 होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था हमारा, ये 5th था और ये 6th से हमको करना था। तो बताएंगे एक बार, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस में प्रयुक्त सभी शब्द है, किस गेम में इनका इस्तेमाल होता है। बहुत फोकस के साथ में पढ़िएगा, बोलेंगे जी। तो क्या बोलेंगे, बर्डी, ईगल, ये इन सब का रिलेशन किससे है? तो इन सब का रिलेशन है गोल्फ से। और गोल्फ में और कौन कौन से शब्द होते हैं? तो क्या बोलोगे भैया, टी बॉक्स। टी बॉक्स बहुत पूछा जाता है। टी बॉक्स का संबंध किससे है? डफ का संबंध किससे है? डफ का। ठीक है, ईगल, ईगल तो लिखा ही हुआ, ईगल और अल्बाट्रॉस हो गया आपका। एप्रन शब्द का संबंध किससे है? एप्रन, तो ये भी इसी से संबंध है। बोगी किससे संबंध रखता है? तो ये भी गोल्फ से संबंध रखता है, गोल्फ से। अब मैं आपसे पूछूंगा, गोल्फ में होने वाले किसी एक कप का नाम बताइए, किसी ट्रॉफी का नाम बताइए। तो गोल्फ में कौन कौन सी ट्रॉफी होती हैं? तो गोल्फ में जो ट्रॉफी या कप होते हैं, ट्रॉफी या कप होते हैं, उसमें एक तो होता है वाकर कप। क्या होता है? वाकर कप होता है। एक आपका साथी सर्किट कप होता है, सर्किट कप होता है। एक डनहिल कप होता है, एक डनहिल कप होता है। ठीक है, वॉकर, सर्किट, डनहिल होता है। और बताइए और कौन कौन सा होता है? सर्किट। एक और होता है, हाँ, राइडर कप होता है। इसमें कौन सा? राइडर कप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब किससे संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है और बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम आपसे पूछेंगे, शूटिंग के वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शूटिंग के मुझे बताओ, शूटिंग के कौन कौन से शब्द होते हैं? शूटिंग में एक तो पूछा जाता है बुल्स आई। ठीक है, क्या बोलेंगे? बुल्स आई, जिस पर निशाना लगाना होता है हमको, उसका जो सेंटर होता है, बुल्स आई हो गया। एक आपका लफ लग होता है, मज लफ लग का संबंध किससे है? तो वो भी आपका शूटिंग से है। ब्रिज गेम पूछा जाता है। ब्रिज गेम में जो साथी आपका शब्दावली होती है वो होती है डमी और मास्टर पॉइंट। क्या बोलोगे? डमी और मास्टर पॉइंट का संबंध किससे है? तो मास्टर पॉइंट का संबंध है आपका ब्रिज से। बिलियर्ड्स की अगर आपसे बात पूछे, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स में साथी आपका बताओ, बिलियर्ड्स में किसका होता है? पुल का होता है। पुल क्यों होता है? क्यों स्टिक जो होती है, क्यों? कुशन होता है। क्या होता है? कुशन होता है। नेल्सन और हीव का संबंध किससे है? बताओ किस गेम से है? नेल्सन और हीव का संबंध किस गेम से है, ये आपको बताना है। नेल्सन और हीव, तो क्या बोलोगे? नेल्सन और हीव है रेसलिंग से, अर्थात आपका कुश्ती से संबंध रखते हैं। किससे? कुश्ती से संबंध उनका होता है। पोलो की बात बताइए जरा। पोलो में कौन कौन से दो वॉकेब पूछा आपके पूछे जाते हैं? मैलेट पूछा जाता है। मैलेट का संबंध किससे है? डिटूर का संबंध पूछा जाता है। डिटूर का संबंध किससे है? तो वो पोलो से है। पोलो में खिलाड़ी कितने होते हैं, बोलेंगे फटाफट से? निशा प्रजापति जी ने एकदम ठीक लिखा है, अदिति अशोक का संबंध है आपका गोल्फ से। बहुत शानदार। पोलो में भैया 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? पोलो में 4 होते हैं। बॉस बेसबॉल में बताओ कितने खिलाड़ी होते हैं फटाफट से? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं आपका, 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आपका बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में कितने कितने होते हैं? तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ए मूवेबल फीस्ट के लेखक है? ए मूवेबल फीस्ट किसकी बुक है? अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे की बुक है। और इन्हीं की बुक है ए फेबल। क्या याद रखोगे? दुनिया के बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ इमोशन। थ्योरी ऑफ ओमिशन इन्होंने ही दिया था आपका। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई ग्लेशियर है, कोई ग्लेशियर जो कि आपका किसमें, पानी में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। तो उसका ऊपर कितना भाग दिखाई देता है? बताओ फटाफट से। ऊपर कितना भाग उसका दिखाई देता है? तो 1/10 दिखाई देता है। कितना? 1/10 भाग उसका दिखाई देता है। और बाकी सब क्या रहता है? नीचे। तो जो आपको दिख रहा है वो सत्य नहीं है। क्या बोलेंगे? तो यानी कि किसी को आप ऐसे जज नहीं कर सकते, इतने भर से, इतने भर से किसी चीज को आप जज नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ओमिशन। ये इन्होंने ही दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके,
विलियम फॉकनर हो गए, जॉर्ज ऑरवेल, इनकी कौन सी बुक बताई थी मैंने आपको बताना, 1984। और रोनाल्ड रॉल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट चुका है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, क्या बोलोगे, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री किसकी है, तो ये आपका रोवाल्ड की है, किसकी है, चॉकलेट फैक्ट्री, ये रोवाल्ड की बुक है, किसकी, रोवाल्ड की बुक है, याद रखेंगे। ए स्पेस ओडिसे किसकी बुक है बताना जरा, ए स्पेस ओडिसे, क्या बोलोगे, सॉरी, ए स्पेस ऑडिसे किसकी बुक है, ए स्पेस ऑडिसे ये किसकी बुक है, तो ये है आपका आर्थर सी क्लार्क की, किसकी, आर्थर सी क्लार्क की बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आर्थर सी क्लार्क की बुक है। द टेस्टामेंट्स बताओ किसकी बुक है, द टेस्टामेंट्स किसकी बुक है, द टेस्टामेंट्स वो बुक है आपका मार्गरेट एटवुड की, किसकी, मार्गरेट एटवुड। सीपीओ के लिए याद रख लेना, सीपीओ पूछेगा तो आपसे इंग्लिश ऑथर पूछेगा, क्या पूछेगा, ज़्यादातर इंग्लिश ऑथर पूछता है सीपीओ में। अब हम आपसे पूछेंगे कि जो हमने बताया था आपको, जेके रोलिंग की सबसे फेमस सीरीज कौन सी रही है, जेके रोलिंग की, तो क्या आप कहोगे, तो आपका क्या रही है बताओ, बहुत चर्चित सीरीज रही है जेके रोलिंग की, हैरी पॉटर, कौन सी, हैरी पॉटर, तो वो उन्होंने इस बार बहुत सारी किताबें लिखी जेके रोलिंग ने, और बहुत चर्चित में रहे, क्या बोलोगे, बहुत चर्चाओं में वो रहे, बहुत चर्चित रहे जेके रोलिंग। तो जेके रोलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इनकी रिसेंट में जो बुक आई थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, हार्मियन गैंगर, क्या बोलोगे, हार्मियन हार्मियन गैंगर किसकी बुक है, तो हार्मियन गैंगर ये आपका जेके रोलिंग की बुक है, 2025 में ही आई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हार्मियन गैंगर। इन्हीं की बुक है क्रिसमस एट होगवार्ट्स, क्या बोलोगे, क्रिसमस एट होगवार्ट्स, क्रिसमस एट होगवार्ट्स ये किसकी बुक है, तो ये भी इन्हीं की बुक है, जेके रोलिंग की, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। आए, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन सा राज्य कब बना है। जैसे कि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को बना। झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 को बना, 15 नवंबर सन 2000 को बना। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को, और इसी दिन कौन बना था 1987 में, आपका 1987 में एक और स्टेट बना था 1987 में, 1987 में मिजोरम भी बना था, कब, 1987 में, मिजोरम भी कब बना, 1987 में बना था। गोवा की अगर हम बात करते हैं, गोवा बना 30 मई को, कब, 30 मई 1987 को बना, 1987 को। तो क्रम क्या हो जाएगा बताओ जरा, तो आप कहेंगे सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, तो घटता बढ़ता तो नहीं पूछा, नहीं काल क्रम पूछा है, तो पहले आपका 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 2 4 1 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 4 1 3 बन जाएगा, 2 4 1 3। अच्छा, सिक्किम जो बना साथी वो किस डेट को बना था, सिक्किम आपको बताना है, सिक्किम बताओ जी, सिक्किम किस डेट को बना था, इसकी तिथि बहुत पूछी जाती है। सिक्किम का गठन जो हुआ था, सिक्किम का गठन हुआ था आपका 26 अप्रैल 1975 को, कब, 26 अप्रैल 1975 को गठन हुआ था, किसका, आपका सिक्किम का। तेलंगाना का गठन किस दिन हुआ बताओ जरा, तेलंगाना जो बना आपका आंध्र प्रदेश से, तो वो बना 2 जून 2014 को, और 29वां राज्य भारत का बना था 2 जून 2014 को। अब मुझे बताओ, आंध्र प्रदेश बहुत पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1953 को, और लैंग्वेज के बेस पर, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिक्स पर, यानी कि आपका भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है। किस भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था बताओ, भाषाई आधार पर फॉर्म्ड फर्स्ट स्टेट है, भारतीय, क्या बोलोगे, एक भारतीय राज्य है जो कि भाषाई आधार पर गठित हुआ हो, गठित पहला राज्य है, पहला राज्य है, ठीक है। 3 राज्य ऐसे हैं जो कि बने भारत में 21 जनवरी 1972 को, बताओ कौन कौन से हैं, 21 जनवरी 1972 को बने थे, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, क्या, त्रिपुरा, मेघालय और साथ ही आपका मणिपुर, ये बने थे आपका कब, 21 जनवरी को, क्या, 21 जनवरी को। तो इनकी भी डेट पूछी जाती है, निम्नलिखित में से किसका स्थापना दिवस एक ही है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर है, क्या आप बता सकते हैं, 1 नवंबर स्थापना दिवस है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि 1 नवंबर जो स्थापना दिवस है वो भारत में कितने राज्यों का है, तो स्थापना दिवस आप बोलना, एस्टैब्लिशमेंट डे जो है आपका, फॉर्मेशन डे, वो साथी एक तो 7 राज्यों का है, क्या बोलोगे, 7 राज्यों का, और 2 यूटी का है, किसका है, 2 यूटी, 2 यूटी में से आते हैं आपका पुडुचेरी और लक्षद्वीप, क्या आते हैं, 2 यूटी कौन से हैं, तो एक तो पुडुचेरी है,
पुडुचेरी है और एक है आपका लक्षद्वीप, जो कि 1 नवंबर में बने थे। कब? 1 नवंबर में। एक तो बना था आपका पुडुचेरी, जैसे पुडुचेरी तो बना था 1954 में और लक्षद्वीप बना था 1956 में, ठीक है। और 7 राज्य कौन कौन से हैं बताओ, एक कोई राज्य बता सकते हैं आप? कोई एक राज्य का नाम लिखे तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ये एक ही बार में बने थे। आपका कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, केरल हो गया, एमपी हो गया, एमपी ये 1956 में बने थे 1 नवंबर को, ठीक है, 1956 में। ऐसे ही आपके हरियाणा और पंजाब 1 नवंबर को बने, हरियाणा और पंजाब ये बने थे आपका 1966 में। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 2000 वाली सीरीज में बना था, इसमें 1 नवंबर को, 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ उत्तराखंड जो बना था वो किससे राज्य से अलग होकर बना था? तो ये बना था यूपी से। किससे बना था? यूपी से। झारखंड जो बना था ये किससे बना था? तो झारखंड बना था आपका बिहार से। कहाँ से? ये बिहार से बना था। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर सन 2000 में किससे अलग होकर बना था? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था? सबका आंसर आना चाहिए। एमपी से अलग होकर बना था भैया। किससे? एमपी से अलग होकर बना था। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और सूचियों को दिए गए कूट से सही आंसर उसमें आपको चुनना है। बताइए जी। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर किस वर्ष में आया आपका? इंडियन पिनल कोड कब आया था आपका? तो ये तो सबको आसान लगता है कि बी का फोर्थ चुन लेंगे जी। बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ 2 में है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पूछे आपसे या पुलिस एक्ट पूछ ले तो पुलिस एक्ट 1861 का, यानी डी का थर्ड होना चाहिए। तो क्या बोल देंगे? ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा। इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ आईपीसी की जगह अब क्या आ चुका है? मैंने आपको बताया इंडियन पिनल कोड की जगह अब क्या आ चुका है? तो इसकी जगह आ चुका है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। क्या बोलोगे? भारतीय न्याय संहिता। और राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी भारतीय न्याय संहिता को? क्या बोलोगे? राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी इसको? और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था उसकी जगह क्या आ गया? बीएनएसएस, बीएनएसएस, यानी कि भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है इसकी जगह। मुझे बताओ राष्ट्रपति ने नागरिक सुरक्षा संहिता, राष्ट्रपति ने जो इनको मंजूरी दी वो कब दी थी? राष्ट्रपति ने जो मंजूरी दी, तो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, याद रखना, 25 दिसंबर 2023 को। लिखिए, राष्ट्रपति ने मंजूरी 25 दिसंबर 2023 को दी। और लागू कब से हुए? तो लागू हुए 1 जुलाई 2024 से। तो याद रख लेना ये जो दोनों के दोनों हैं ये लागू कब से हुए हैं? तो ये लागू हुए हैं आपका 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुए हैं। 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुए हैं। एक साथ ही भारत में लागू था आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मुझे बताओ वो किस वर्ष का था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष का था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको बोलते थे इंडियन एविडेंस एक्ट, आईईए। ये होता था 1872 का, 1872 का, ठीक है। तो इसकी जगह भी क्या आ गया है अब आपका? ये इसको भी अपडेट कर दिया गया 2024 में। ओके। रिक्त स्थान को पहली बार किस भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? मतलब पहले क्या मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं था कि वो आपका स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा पाए? तो ये पहली बार पॉसिबल हुआ था 15 अगस्त 1974 को, ठीक है। और तमिलनाडु के सीएम थे, किसके? तमिलनाडु के सीएम थे जिनका नाम था आपका एम करुणानिधि, जिन्होंने एक किया, एम करुणानिधि थे। कौन थे? एम करुणानिधि थे, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। क्योंकि याद रख लेना जुलाई 1974 में केंद्र सरकार ने आदेश इसके लिए दिए थे। केंद्र सरकार के आदेश, इससे पहले नहीं होते थे आदेश, केंद्र सरकार के आदेश। और याद रख लेना गणतंत्र दिवस पर स्टेट में जो रिपब्लिक डे होगा, रिपब्लिक डे होगा, गणतंत्र दिवस पर कौन झंडा फहराएगा? जैसे 26 जनवरी पर कौन फहराते हैं? तो केंद्र में राष्ट्रपति और स्टेट में कौन? राज्यपाल। और स्वतंत्रता दिवस पर कौन झंडा फहराएंगे? यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर कौन झंडा फहराएंगे? तो स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा फहराएंगे वो फहराएंगे सीएम। कौन? सीएम। और केंद्र में आपका प्रधानमंत्री फहराएंगे, प्रधानमंत्री। मुझे बताओ जो साथी हमारा जो आपका नेशनल फ्लैग कोड आया था, राष्ट्रीय ध्वज संहिता, वो किस वर्ष में आई थी? राष्ट्रीय ध्वज संहिता, जिसमें हर व्यक्ति को ध्वज फहराने का अधिकार मिला। इससे पहले वो अधिकार नहीं था, सिर्फ सरकारी कार्यालयों या आपका जो मुख्य भवन होते थे उन्हीं पर तिरंगा फहरता था। तो नेशनल फ्लैग कोड, इसको बोलते हैं एनएफसी। ये कब आया था? तो एनएफसी आया था, नेशनल फ्लैग कोड, आपका 2002 में। इससे संबंधित केस कौन सा है? तो वो केस है नवीन जिंदल केस। कौन सा? नवीन जिंदल, जो कि आपका उद्योगपति हैं, उन्होंने इसके लिए कहा था कि भाई हम जो है आपका अपनी इमारत पर इस तिरंगे को फहराएंगे।
और ध्वज के बारे में साथी कोई ध्वज का अपमान करे तो उसको क्या बोलते हैं, जो आपका ध्वज के लिए है उसको बोलेंगे हम राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मान और अपमान रोकथाम अधिनियम। राष्ट्रीय सम्मान सम्मान और अपमान रोकथाम अपमान अपमान रोकथाम रोकथाम अधिनियम ये किस वर्ष का है बताएंगे। रोकथाम अधिनियम ये किस वर्ष का है, किस वर्ष का है, तो क्या बोलेंगे, ये है आपका भैया 1971 का। क्या बोलेंगे, 1971 का, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिसग्रेस और डिसरेस्पेक्ट ऑफ नेशनल ऑनर, प्रिवेंशन और आपका क्या बोलेंगे इसको, डिसग्रेस और डिसरेस्पेक्ट ऑफ नेशनल ऑनर। तो ये कब का है, 1971 का, 1971 का। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। आगे संविधान आपका अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको एनजेएसी बोलते हैं, नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी। एनजेएसी की स्थापना किससे हुई, किससे क्या किया गया था, इसी से आपका जो सहकारी समिति थी उसको आपका प्रिवेंशन भी दिया गया था। तो ये किया गया था आपका 99वें संविधान संशोधन से, कब, 2014 में। 2014 में 100वें से क्या किया गया था बताना जरा, 100वें संविधान संशोधन से जो कि 2015 में हुआ था, तो वो था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता। उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है, 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी उसको जाना जाता है। किस नाम से, 3 बीघा कॉरिडोर भी उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको भैया जी 3 बीघा कॉरिडोर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर भी उसको कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हम आपसे पूछें 103वां जो हुआ संविधान संशोधन वो किस लिए हुआ था। 103वां संविधान वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हुआ, ईडब्ल्यूएस के लिए हुआ था, ईडब्ल्यूएस के लिए। एक पूछेंगे आपसे 69वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था, तो 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था उससे बना था एनसीआर बना, एनसीआर। एनसीआर जानते हो ना, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या, राष्ट्रीय, थम्स अप करके बताओ जी भैया जानते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 70वां बताओ, 70वां जो संविधान संशोधन हुआ आपका 1992 में, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में 2 यूटी को शामिल किया गया था। एक यूटी का नाम आपको बताना है। तो 1992 में क्या बोला गया कि जो पुडुचेरी और दिल्ली हैं, पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा भी क्या होंगी, दिल्ली भी आपका क्या बोलोगे, ये राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होंगे, शामिल होंगे। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या साथी आपका नामांकित सदस्य भाग ले सकते हैं, नामांकित सदस्य, यस और नो में बताना। तो आप बोलेंगे नहीं भैया, नामांकित सदस्य कभी भाग नहीं ले सकते। अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें कि पहली चीज कौन सी हुई थी इनमें से। तो अकबर के टाइम पे जो उज्बेगों ने विद्रोह किया तो वो कब हुआ था, तो उज्बेगों का विद्रोह हुआ 1565 में। कब, 1565 में हुआ था। जो दाग व्यवस्था इसने शुरू की थी 1574 में की थी, मनसबदारी से 1 वर्ष पहले। और कश्मीर विजय इसकी हुई थी 1586 में। वहां पर किसको हराया था, यूसुफ खान को हराया था। यूसुफ खान, किसको हराया था, यूसुफ खान को, यूसुफ खान को हराया, याद रखना, यूसुफ खान को उसने हराया था। तो क्रम क्या बन जाएगा आपका, 1 2 3, एकदम से ठीक है, 1 2 3 हो गया। मुझे बताओ अकबर ने दास प्रथा पर जो साथी आपका दास प्रथा को कब समाप्त किया था, स्लेवरी सिस्टम को। तो दास प्रथा कब की अकबर के टाइम पे बताओ फटाफट से। अकबर के समय पर जो दास प्रथा है वो है 1562 की। तीर्थ यात्रा कर उसने कब रोका था, तीर्थ यात्रा कर को क्या बोलोगे, जो पिलग्रिमेज टैक्स लगता था वो उसने खत्म कर दिया 1563 में, ठीक है। और जजिया कर को उसने कब खत्म किया था, जजिया को कब खत्म किया था, तो जजिया कर को उसने खत्म किया 1564 में। इबादत खाना उसने किस वर्ष बनवाया था बताओ, इबादत खाना उसने किस वर्ष बनवाया था, तो 1575 में बनवाया था, 1575 में बनाया था। दीन ए इलाही धर्म उसने कब शुरू किया था, दीन ए इलाही, जिसको तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था, 1582 में शुरू किया था। दहसाला प्रथा अकबर के समय पर कब शुरू हुई बताओ, दहसाला प्रथा अकबर के समय पर किस वर्ष में शुरू हुई थी, तो दहसाला प्रथा हुई थी 1582 में। और याद रख लेना दहसाला प्रथा का जनक किसको कहा जाता है, दहसाला प्रथा का जनक कौन था, तो इसका दहसाला का जो शुरुआत करने वाला इसके
नौरत्न रहते थे इसके दरबार में, तो इसके दरबार में रहने वाला टोडरमल ही था। और टोडरमल कौन था? इसका फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री था, ठीक है, जैसे आज निर्मला सीतारमण है। तो टोडरमल, अच्छा मुझे बताओ, टोडरमल मुगलों की सेवा से पहले किसको अपनी सेवाएं देता था? टोडरमल पहले किसकी सेवा में था? तो याद रखना, वो शेर शाह सूरी की सेवा में था, जिसको मुगलों को जिसने हराया था। तो देहसाला प्रथा होगी। एक मुझे बताओ, आपका मजहर प्रथा कब शुरू की थी, जिसमें अकबर ने ये कह दिया था कि मेरा जो आदेश, आपका आदेश होगा वो सबसे ऊपर होगा? तो 1579 में, 1579 में। मनसबदारी को कब शुरू किया था बताओ? मनसबदारी को कब शुरू किया गया था? तो मनसबदारी 1575 में, उससे पहले 1 वर्ष पहले दाग व्यवस्था। अकबर का जन्म बताओ, अकबर का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था आपका राणा वीर साल के यहाँ पर 1542 में, 1542 में। और ये आपका राज्याभिषेक कब हुआ था इसका बताओ, किस युद्ध से हुआ था? तो इसको जो साथी आपका कोरोनेशन हुआ था वो हुआ था 1526 में, 1556 में। और उसको बोलते हैं हम पानीपत का दूसरा युद्ध। किसको हराया था इसने पानीपत सेकंड में? तो इसने हेमू को हराया था। किसको? हेमू को हराया था। और अकबर की डेथ बताओ किस वर्ष हुई थी? डेथ, तो अकबर की डेथ हुई थी आपका 1605 में। तो सबसे लंबा शासनकाल इसका रहा, सबसे लंबा शासनकाल। अब हम एक क्वेश्चन और पूछेंगे, जहां पर इसका राज्याभिषेक हुआ था वो जगह भारत के किस राज्य में थी? तो राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कलानौर में। और कलानौर कहाँ स्थित है? पंजाब में। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। अच्छा, अकबर के संरक्षक का नाम बताइए, जिसने अकबर को बाद में निकाल दिया था, ठीक है, जिसकी वाइफ सलीमा बेगम से शादी कर ली थी, या जिसके बेटे अब्दुल रहीम खान ने खाना को अपने नवरत्नों में से एक रखा था? भैया आपका बताओ जी, बैरम खां। कमाल बात है, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है, बैरम खां, बैरम खां। बहुत बढ़िया मुकेश यादव जी, एकदम ठीक आंसर आपने दिया। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का, कौन सा ग्रंथ था जिसका बहर उल अस्मार के शीर्षक से फारसी अनुवाद किया गया था? क्योंकि इसने क्या किया था, एक साथी अनुवाद गृह इसने बनवाया था। याद रख लेना, क्या बोलेंगे, इसने एक अनुवाद विभाग बनवाया था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। और उस अनुवाद विभाग का क्या नाम था? अनुवाद विभाग का नाम था मकबत खाना। क्या बोलोगे? मकबत खाना। तो पूछा जाता है मकबत खाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया था। और अकबर के समय जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था मकबत खाना, उसका अध्यक्ष कौन होता था? तो भैया अबुल फजल का जो भाई था फैजी, वो उसका अध्यक्ष था। कौन था? फैजी उसका अध्यक्ष था। मुझे बताइए मकबत खाना का उपाध्यक्ष कौन था अकबर के टाइम पे? तो वो था आपका अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या नाम था उसका? अब्दुल रहीम खाने खाने खाना। तो ये किसका बेटा था? ये आपका जो बैरम खां है इसका संरक्षक, उसी का बेटा था, उसी का बेटा था। अच्छा मुझे बताइए, तो क्या पूछा है? बहर उल असमार के नाम से। तो बहर उल असमार के नाम से साथी राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी को लिखा किसने लिखा है? कलहण ने लिखा है, कलहण ने लिखा है, ठीक है, कलहण ने लिखा राजतरंगिणी को। और इसमें क्या है राजतरंगिणी में? तो कलहण ने इसमें लिखा है कश्मीर का इतिहास 1151 तक का। कश्मीर का इतिहास अगर आपको जानना है सन 1151 का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा किसको? राजतरंगिणी को पढ़ना पड़ेगा। और इसका जो अनुवाद हुआ आपका बहम उल असमार के नाम से, जो अनुवाद हुआ वो अनुवाद किसने किया था? वो किया था मोहम्मद साहबादी ने। किसने? मोहम्मद साहबादी ने अनुवाद किया था। मोहम्मद साहवादी ने इसका क्या किया? अनुवाद किया था, मोहम्मद साहवादी ने, ठीक है, साहवादी ने। योग वशिष्ठ की अगर हम बात करें, कोई पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने इसको लिखा है। किसने? विष्णु शर्मा ने लिखा है। और याद रख लेना, इसी का जो फारसी अनुवाद है उसका क्या नाम है? तो इसी का जो फारसी अनुवाद है उसका नाम है, उसका फारसी ट्रांसलेशन है, उसी का नाम है अनवर ए सुहेली। बताओ अनवर ए सुहेली किसने ट्रांसलेट किया था या लिखा था? तो अनवर ए सुहेली है आपका किसका? वो है भैया आपका अबुल फजल का। अबुल फजल, अबुल फजल ने किया है आपका अनवर सुहेली के नाम से। अबुल फजल ही वो लेखक है जिसने अकबरनामा को लिखा। किसने लिखा इसने? इसने लिखा अकबरनामा को। और अकबरनामा कितने भाग में विभाजित है? बताइए जी, अकबरनामा कितने पार्ट में बटी हुई है? अकबरनामा के 3 भाग हैं। कितने हैं? इसके 3 भाग हैं, 3 भाग। और जो तीसरा भाग है, यानी कि जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, उसको बोला जाता है आईने अकबरी। क्या बोला जाता है?
आईने अकबरी उसको कहा जाता है, आईने अकबरी। जैसे पहले पार्ट में क्या है, इसमें अकबर के पूर्वज है, एंसेस्टर्स ऑफ अकबर है, अकबर के पूर्वज है, अकबर के पूर्वज है, ठीक है। और दूसरे में क्या है, अकबर का शासन काल है, कि अकबर ने जो शासन किया, अकबर का शासन काल है, शासन काल है। और इसके बाद में फिर क्या आता है, अकबर की आपका तीसरे पार्ट में क्या आ जाता है, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासनिक जानकारी है उसकी, या आपका जो बाकी उसने प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे बना रखा था, इस सब में उसकी जानकारी दी गई है थर्ड पार्ट में। क्या बोलोगे, बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे, थर्ड पार्ट में, ठीक है। इसके टाइम पर एक ट्रांसलेशन और होता था, उसको हम बोलते हैं आपका महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, महाभारत का तो गीता जी का भी इसी ने किया। महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो किसने किया था, तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो किया कादिर बदायूनी ने। किसने, कादिर कादिर बदायूनी ने किया था भैया, कादिर बदायूनी ने किया था क्या, आपका महाभारत का फारसी अनुवाद। ओके, तो नेक्स्ट आगे आ जाइए। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाले उलेमा का सदस्य कौन था, अकबर के विरुद्ध जो आपका आपका जारी किया था वो किया था मुल्ला याजदी ने। किसने, मुल्ला याजदी ने। और ये क्या बोलेंगे, जब वो आपका बंगाल में बादशाह बन गया था आपका, ठीक है, बंगाल में बादशाह, तो उसके बाद में, ठीक है। तो ये कब जारी हुआ था अकबर के खिलाफ, 1579 में, जब उसने मजहर को, क्या बोलेंगे, मजहर को जारी किया था। तो उस हज यात्रा के दौरान, हज यात्रा के कारण लिख लीजिए, या 1579 के मजहर के कारण, मजहर के कारण, ठीक है। फिर अकबर के विजय अभियान भी इसी समय के हैं। अकबर की अगर हम बात करें, आपका जो उसके विक्ट्री एक्सपेडिशन थे, विजय अभियान थे, तो विजय अभियानों में मुझे बताओ मालवा किस वर्ष में जीता था, मालवा विजय अकबर की कब हुई थी, ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। अकबर की जो मालवा विजय हुई थी वो कब हुई थी, 1561 में हुई थी। मुझे बताओ जो उसने आमेर को जीता था, आमेर विजय उसकी कब हुई थी, 1562 में हुई थी। चित्तौड़ विजय कब हुई थी, बताओ जरा फटाफट से, चित्तौड़ विजय, तो चित्तौड़ विजय हुई थी 1568 में। और 1568 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध बताओ किस वर्ष में हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप जी ने क्या बोलेंगे आपका संघर्ष किया था, हल्दी घाटी का युद्ध, ये 1576 का है, 1576 का, याद रख लेना। एक पूछा था अकबर का सबसे चर्चित उसका द्रुतगामी अभियान, जिसने उसने सबसे तेज किया था, तो गुजरात अभियान उसका कब हुआ था बताओ, गुजरात विजय बोल दे या गुजरात अभियान उसको बोल दे। गुजरात अभियान उसने कब किया था, तो 1571-72 में किया था, 1571-72 में किया था। और इसी अभियान पर उसने क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा, क्योंकि यहाँ जीत के आया हो, बुलंद दरवाजा उसने बनवाया था, बुलंद दरवाजा, ठीक है। मुझे बताओ अकबर का जो अंतिम अभियान था वो किस वर्ष में था, अंतिम अभियान, अंतिम अभियान उससे पहले भी बताएंगे अभी। अंतिम अभियान था उसका 1601 में, या 1601 कह सकते हैं उसको, असीरगढ़ का अभियान। क्या, असीरगढ़, असीरगढ़ किला, ये उसकी अंतिम विजय थी, अंतिम विजय। इससे पहले उसने साउथ में अहमदनगर और बीजापुर को जीता था। अहमदनगर और बीजापुर उसने कब जीते थे बताओ, अहमदनगर और बीजापुर पर अकबर ने कब अभियान किए थे, तो अहमदनगर और बीजापुर पर उसने अभियान किए थे आपका 1600 में। कब, 1600 में। कोई बता सकता है कि, तो बता दिया मैंने, कश्मीर अभियान तो 1586। सिंध अभियान कोई बता सकता है अकबर का, सिंध अभियान किस वर्ष में हुआ था अकबर का, ये आपसे मेरा प्रश्न है, सिंध अभियान बताओ जी फटाफट से, पढ़ें प्रश्न को। अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था वो कौन था, बोलेंगे भी फटाफट से, बिल्कुल हो जाएगा, राम बहादुर यादव जी, बिल्कुल होगा। 1591 जिन साथियों ने लिखा है, अंकित जाट, वेरी गुड, प्रिया निषाद, दीपक कुमार साहा, कि भैया सिंध अभियान उसका 1591 का था। तुम्हारे आंसर से साथी अपने को गर्व महसूस होता है कि हाँ आपके अंदर कुछ जान है। तो क्या बोलेंगे, जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी बनाया तो वो था दसवंत, क्या बोलोगे, वो दसवंत था। और याद रखना दसवंती है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, और इसने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, मानसिक संतुलन की वजह से, संतुलन की वजह से नहीं करेगा, बिगड़ने की वजह से, क्या बोलोगे, मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से इसने क्या कर ली थी, वजह से इसने आत्महत्या कर ली थी, क्या बोलेंगे, आत्महत्या इसने कर ली थी, किसने, दसवंत ने कर ली थी, दसवंत ने। ओके, एक इसके समय पर आपका था, आपको याद होगा अब्दुस समद, क्या बोलोगे, अब्दुस समद भी इसी के समय पर था, हाँ जी, अब अब्बू दस नहीं, अब्दुस समद, अब्दुस अब्दुस समद। तो अब्दुस समद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको साथ ही उसने क्या किया था, आपका मुल्तान का दीवान बनाया था। तो किस चित्रकार को मुल्तान का दीवान बनाया,
मुल्तान का दीवान बनाया था, तो अब्दुस समद को बनाया, अब्दुस समद को, ठीक है। अकबर के समय पर एक साथी चांदी का चौकोर सिक्का चला था, बताओ उसका क्या नाम था। चांदी का जो चौकोर सिक्का चला, चौकोर सिक्का अपने नाम पर ही चलाया था, तो इसका क्या नाम था, जलाल। तो उसी नाम पर इसने एक कॉइन जारी किया था, इसको बोलते थे जलाली। क्या बोलोगे, जलाली। अकबर के टाइम पर एक सोने का सिक्का जारी हुआ था। अकबर के टाइम पर जो सोने का सिक्का था, कॉइन ऑफ गोल्ड, उसका क्या नाम था, उसका नाम था संसब। क्या बोलोगे, संसब। और कितने का था ये भैया 1 किलो का था। क्या बोलेंगे, ये आपका भैया 1 किलो का था। क्या बोले, 101 तोले का था, तो लगभग 1 किलो बोल सकते हैं। बसावन बात करें, ये भी किसके टाइम पर था, तो ये भी अकबर के टाइम पर था। ये भी अकबर के समय के श्रेष्ठ चित्रकारों में से एक था, श्रेष्ठ चित्रकारों में से एक था। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मलिक उस सोरा की पदवी प्रदान की थी। मलिक उस सोरा, मलिक उस सोरा की पदवी बताओ जी। मलिक उस सोरा किसको कहा था, अस्की को, कुदसी को, फैजी को, या फिर फरेबी को कहा था। किसको कहा था उसने, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, उसने फैजी को। ये अबुल फजल का भाई है। और कौन था अकबर के टाइम पर जो उसका गणित का अध्यापक था, तो ये गणित का अध्यापक था। कौन था, गणित का टीचर था, गणित का टीचर था, याद रख लेना। मलिक उस सोरा का मतलब होता है महाकवि, महाकवि। इसके समय पर आपको बताओ मुझे, कवि प्रिय इसने किसको कहा था, कवि प्रिय। तो कवि प्रिय की टाइटल जिसने दिया था, कवि प्रिय की जो उपाधि थी वो किसने दी थी, बताओ जी। मतलब किसको दी थी, तो वो दी थी इसने आपका बीरबल को। किसको, बीरबल को दी थी कवि प्रिय की उपाधि, कवि प्रिय की उपाधि। मुझे बताओ, ब्रह्मा उपनाम से, ब्रह्मा उपनाम से कौन कविता लिखता था। ब्रह्मा उपनाम से कविता लिखने वाला वो बीरबल ही था। कौन था, वो भैया बीरबल ही था, बीरबल ही था। अकबर बहुत सम्मान देता था विद्वान लोगों को। अच्छा, जो आपका एक जैन इनके समय पर आचार्य थे, जैन आचार्य, जैन आचार्य जिनका नाम था आपका हरि विजय सूरी। क्या, हरि हरि विजय सूरी। इनको क्या टाइटल दिया था इसने, हरि विजय सूरी को, तो हरि विजय सूरी को टाइटल दिया था जगत गुरु। क्या, अकबर के द्वारा उनको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, जगत गुरु की। और युग प्रधान की किसको दी थी बताओ। युग प्रधान की जो उन्होंने टाइटल दिया था अकबर ने, तो युग प्रधान का टाइटल दिया था किसको, जिन चंद्र सूरी को। किसको, जैन आचार्य ही थे जिन चंद्र सूरी, जिन चंद्र सूरी, ठीक है, जिन चंद्र सूरी। क्या दे दिया, युग प्रधान। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ जरा, जनरल क्वेश्चन पूछे तुमसे। अकबर अकबर ने जो साथी आपका सूर्य नमस्कार सीखा था वो किससे सीखा था, कौन बताएगा। सूर्य नमस्कार एक पारसी व्यक्ति से सीखा था। तो अकबर ने सूर्य नमस्कार, परफेक्ट सा आंसर आए जो तुम्हें सिखाया और पढ़ाया है, क्या बोलोगे, दस्तूर जी राणा, दस्तूर जी, दस्तूर जी राणा, दस्तूर जी राणा। कोई टॉपिक लगा करे कि जीएस में पढ़ना है, हिस्ट्री में, तो उसको टाइप कर लिया करो, यूट्यूब पे जाके अपना नाम लिख दो, टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। अंकित एकदम ठीक आंसर है दोस्त। बताओ, अकबर किनकी चप्पलों को अपने सिर पर उठाया करता था, कौन से गुरु थे, कौन से गुरु थे जिनको वो सम्मान देता था बहुत। टीचर आपको पता ही होना चाहिए इसके, अकबर के टीचर कौन कौन थे। एक तो जो मैंने सिराजी की कहानी आपको बता रखी है क्लासेस में, एक हमने आपको बता रखा है अब्दुल नबी की चप्पलें उठाता था, गुल सबा एकदम ठीक आंसर है, एकदम ठीक आंसर है बहन। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। मतलब जो उसने दीन इलाही यानी तौहीद ए इलाही को शुरू किया, वो उसकी बुद्धिमती का स्मारक नहीं है। यह कथन किसका है, तो ये कथन है आपका वीए स्मिथ का, विंसेंट स्मिथ का कथन है, विंसेंट स्मिथ का। आपको पता होना चाहिए दीन इलाही कितने लोगों ने अपनाया था, तो इसको कुल ही 19 लोगों ने अपनाया। क्या बोलोगे, 19 लोगों ने इसको अपनाया था। क्या बोलेंगे, और देह क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो एक स्थापना करना चाहता था ये सुलह कुल नीति की। क्या बोलोगे, तो बहुत बार पूछा जाता है सुलह एक कुल नीति को किसने प्रत्याशित किया था, तो कौन था, अकबर था, अकबर था। और इन 19 लोगों में से एकमात्र हिंदू कौन था जिसने उसको अपनाया था, एकमात्र हिंदू कौन था, तो एकमात्र हिंदू था आपका बीरबल। कौन, बीरबल। और बीरबल का असली नाम बोले तो महेश दास था। क्या बोलोगे, महेश दास, इसी का नाम है, महेश दास इसी का नाम है। अच्छा, अकबर के समय पर एक आई थी आपका जब्ती प्रणाली, उसको किसने आपका इंट्रोड्यूस कराया था बताओ। तो जब्ती प्रणाली किसने इंट्रोड्यूस कराई थी भूमि के लिए, जब्ती प्रणाली। तो ये किसकी थी, ये टोडरमल करता था इन सारे कामों को, टोडरमल। और टोडरमल ने क्या बोलेंगे अकबर के टाइम पे भूमि के कितने प्रकार बताए थे, तो भूमि के इसने 4 प्रकार बताए, और 4 प्रकार से बांट दिया 10 साल का एनालिसिस करके। जिसमें से पहली भूमि उसने बताई थी कि ये पोलज भूमि है, पोलज, ठीक है, पोलज भूमि होती है। दूसरी भूमि बताई थी आपका परती भूमि, परती। तीसरी भूमि बताई थी चाचर भूमि, चाचर भूमि। और चौथी भूमि
बताई थी आपका बंजर भूमि, जिस पर खेती ही ना होती हो, एक चाचर भूमि 4-5 साल के लिए, आपका प्रति भूमि जिसको छोड़ दिया जाए आपका 1-2 साल के लिए। पोलज क्या थी? ये उपजाऊ भूमि थी, ये एक फर्टाइल लैंड था बहुत ज़्यादा। अकबर के समय पर भूमि विभाजन में सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी थी? तो बंजर तो आप जानते ही हैं, और पोलज भूमि हो गई। अच्छा बताओ, अकबर के समय पर जो भू लगान लिया जाता था, अकबर के समय पर जो भूमि लगान लिया जाता था, क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई फटाफट से। भैया आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को है। क्या हो गया बच्चे? आंध्र प्रदेश की स्थापना में क्या गड़बड़ हो गई बताओ मुझे जरा। भैया 1956 गलती से लिख गया है, नहीं 1956 ही होना चाहिए बच्चे, कैसे गलत लिख जाएगा? बताओ कहाँ पर है, कहाँ पर गलत लिखा है? 1 नवंबर। अरे बच्चों मैंने 1 नवंबर बस स्थापना दिवस बताए हैं। यहाँ पर मैंने बताया हरियाणा पंजाब ये आपका 1966 के हैं, छत्तीसगढ़ 2000 में बना, ये सब 1956 में बने हैं। सारे के सारे 1956 में बने हैं, क्या दिक्कत है? 1956 एकदम से सही है। हाँ, बोलो भी फटाफट से। इसकी बात कर रहे हैं बच्चे, ये आपका भाषाई आधार पर गठन हुआ था पहले, फिर क्या हुआ था? फिर इसका मतलब आपने राज्य पुनर्गठन अधिनियम को नहीं पढ़ा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उसमें क्या था, 14 राज्य और 6 बनाए गए थे, वो 1956 में आई थी रिपोर्ट, 1956 में। तो ये उसके आधार पर पुनर्गठन हुआ, उसके आधार पर ये पुनर्गठन है। ये क्या है? ये पुनर्गठन है, ओके। उसके लिए आपको पुनर्गठन पढ़ना पड़ेगा, जो आया था आपका 1956 में। 1956 में ऐसा नहीं काम चलेगा, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। उल्लू कहलाओगे नहीं दुनिया में। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित थे? ध्रुपद गायक कौन कौन से थे बताओ जी। तो अकबर के टाइम पर ध्रुपद गायक तानसेन था, तानसेन। तानसेन का असली नाम बताना क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? मैं भूल गया, आपको पता होना चाहिए। हाँ, रामतनु पांडे था, आ गया ना, रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे इसका नाम था। इसके साथ में एक रहता था बैजू बावरा, बावरा है बावरा, बैजू बावरा। गुरु बताओ इनके कौन थे? तो तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास इनके गुरु थे। हरिदास कौन थे? इनके गुरु थे। तो सूरदास रहते थे कि अकबर के टाइम पे? आप कहोगे हाँ जी, सूरदास भी रहते थे। सूरदास ने लिखा ना वहाँ पर, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सावरावली, आपका साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। ये किसकी रचनाएं हैं? ये सब आपका भगवान कृष्ण को लेकर के सूरदास की रचनाएं, क्योंकि भक्ति उनके थे, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के। तो विलास खां, विलास खां इनके दरबार में रहते थे कि? आप कहोगे नहीं, विलास खां रहे इनके बाद में। तो 1 2 3 क्या बोल देंगे? 1 2 3 हो जाएंगे आपका। अच्छा मुझे बताओ, जो तानसेन की रचनाएं हैं, तानसेन ने कौन सी रचना लिखी थी? तानसेन की रचना का नाम लिखो, तानसेन की। तानसेन की रचना बहुत पूछा आता था एसएससी के द्वारा। तो इन्होंने लिखी मियाँ की मल्हार। क्या लिखी? मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार। और साथ में आपका मियाँ की टोडी। क्या बोलोगे? मियाँ की टोडी। ये किसकी रचनाएं है? मियाँ की टोडी। तो ये तानसेन की रचनाएं हैं, किसकी हैं? तानसेन की। एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है उन्होंने, रागमाला। क्या बोलोगे? रागमाला। मुझे बताओ, जो तानसेन है वो कौन से वाद्य यंत्र को बजाता था? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? मैंने इसी क्लास में आपको बताया है। तो क्या बोलोगे? अकबर और ये दोनों रबाब वाद्य यंत्र को बजाते थे। किसको? रबाब वाद्य यंत्र को। आप मुझे बताओ कि इसकी जो समाधि है, जो समाधि है यानी किस स्टेट से संबंध है तानसेन का? स्टैटिक जीके में भी आप पढ़ते होंगे कि आपका क्या बोलेंगे, किस स्टेट से संबंध है? तो बोलो भाई फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे, सारे दोस्त आंसर करें। बहुत बढ़िया। और आप सब लोगों के लिए एक खुशी की बात है ना, चीयर अप लिखना, चीयर अप। ये जो आने वाली 1 तारीख होगी आपका, 1 तारीख, एक एक क्या आने वाला है अब? जुलाई। और 1 जुलाई मतलब जुलाई का जो फर्स्ट वीक होगा, मतलब जो मंडे आएगा, फर्स्ट वीक जो मंडे आएगा ना, पहला मंडे, उस मंडे को हम आपका यूट्यूब पे स्टैटिक जीके को शुरू कर रहे हैं। बड़े धैर्य से पढ़ने के लिए तैयार रहना। और मतलब अंतिम होगा ये तुम्हारे लिए, अंतिम। क्या बोलेंगे आपका स्टैटिक जीके? बोलो भी फटाफट से। अगर अभी भी खुशी नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। सर गर्मियों को जाने दीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे। ये सही है। बहुत बढ़िया। खेत में नहीं शुरू कर रहे हैं हम इसको, है ना। क्या बोलोगे? आपका 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, नवरत्न के नाम बताओ। एक एक नवरत्न का नाम लिखो, अकबर के का किसी एक का, और कमेंट सेक्शन पढ़ो। क्या बोलेंगे? पहला तो एक तो बीरबल है, बीरबल है, बीरबल है, ठीक है।
बीरबल है आपका। तो बीरबल के बारे में तो आप जानते ही, नवरत्नों में एक इंपॉर्टेंट आता है आपका, याद रखना, अबुल फजल। अबुल फजल तो हम आपको बता ही चुके, अकबरनामा के लिए पूछा था। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? इसकी हत्या अकबर के बेटे जहांगीर ने, अकबर के किस नवरत्न की हत्या है? उसके बेटे जहांगीर ने करा दी थी, सलीम ने करा दी थी, सलीम ने। ठीक है। एक मुझे बताओ, बाबर नामा का जो फारसी अनुवाद किया था, इसके किस नवरत्न ने किया था? बाबर नामा का फारसी अनुवाद। अच्छा, बाबरनामा फारसी में नहीं लिखी गई थी? तो बताओ बाबरनामा किस में लिखी गई थी भैया? चगताई तुर्क में लिखी गई थी, बताओ। तो बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद किया था वो किया था अब्दुल रहीम ने। किसने? अब्दुल रहीम ने किया था, अब्दुल रहीम खाना ने किया था। अकबर के समय पर जो रसोई का प्रभार संभालता था, तो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, इस पर रसोई का प्रभार रहता था। ठीक है। और आपका एक था इसका, अकबर के टाइम पे जो गृह मंत्री था वो कौन था? होम मिनिस्टर कौन था? तो होम मिनिस्टर था इसका धार्मिक मामलों में फकीर अजी उद्दीन। कौन? ये भी इसका एक आपका नौ रत्नों में से एक है, फकीर अजी उद्दीन, याद रख लेना। फकीर अजीउद्दीन, याद रखना। धार्मिक मामलों का सलाहकार कौन था? और गृह मंत्री कौन था? और गृह मंत्री कौन था? तो ये आपका आंसर आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? बोलो भी फटाफट से। पोतवाहक नहर है, सबसे बड़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा जहाज चलते हों, तो वो है स्वेज नहर। कौन सी है भैया? वो स्वेज नहर है। कब बनी थी? 1869 में इसका निर्माण हुआ था। और मुझे बताओ इसको नेशनलाइज कब किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो हुआ था 1956 में। किसने किया था? ये किया था मिस्र सरकार ने, जो इजिप्ट गवर्नमेंट है, मिस्र सरकार ने। ठीक है। और जो सुएज नहर है किसको किससे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? जो मेडिटेरियन सी है उसको साथ ही रेड सी से जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये दोनों पूछी जाती हैं। लाल सागर को जोड़ती है। तो एक पनामा नहर है, वो भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है बताओ? पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? पनामा नहर, तो पनामा नहर आपका अटलांटिक और प्रशांत को, अटलांटिक और आपका पैसिफिक को, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है आपका पनामा नहर। मुझे बता सकते हैं आप, जो स्वेज नहर है उसकी टोटल लंबाई कितनी है? बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। स्वेज नहर की लंबाई है 193 किलोमीटर। क्या बोलोगे? 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर है। ओके। कील नहर जर्मनी की हो गई, आपका जर्मनी की हो गई। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? ग्वादर, क्या वो बलूचिस्तान में है, या खैबर पख्तूनवा में है, या पंजाब में, या सिंध में? भैया बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में आपका ग्वादर बंदरगाह। पाकिस्तान आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं कंट्री ऑफ कैनल्स, नहरों का देश बोलते हैं। नहरों का देश, नहरों का देश इसको कहा जाता है। ठीक है। देखो ग्वादर का मतलब क्या, किस देश के सहयोग से इसने इसको आपका इस्टेब्लिश किया था? तो ग्वादर बोलते हैं पाकिस्तान और जो चाइना है, पाकिस्तान और चाइना का इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। इन दोनों का ये आर्थिक गलियारा है। क्या है ये? इन दोनों का आर्थिक गलियारा है, यानी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मुझे बताओ रोटरडम बंदरगाह कौन सा है? रोटरडम, रोटरडम बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो नीदरलैंड में। ये भी दुनिया का बहुत चर्चित बंदरगाह है। नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। अलेक्जेंड्रिया जो साथी आपका पोर्ट है वो कहाँ पर है बताओ? अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह आप कहना, अलेक्जेंड्रिया जो बंदरगाह है वो मिस्र में है। कहाँ पर है? मिस्र में। सेंटोस बंदरगाह बताओ कहाँ पर है? सेंटोस पोर्ट कहाँ पर है? तो सेंटोस बंदरगाह है आपका ब्राजील में। और विश्व का सबसे बड़ा कॉफी पोर्ट इसको कहा जाता है, लिखो। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी बंदरगाह यही है। क्या है? सबसे बड़ा कॉफी बंदरगाह है। सबसे बड़ा कॉफी पोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कॉफी कॉफी बंदरगाह यही है, बंदरगाह। अच्छा, दुनिया में सबसे व्यस्त बंदरगाह बताइए कौन सा है? सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? सबसे व्यस्त, जैसे भारत में मुंबई है, सबसे व्यस्त जो बंदरगाह है वो है आपका दुनिया में संघाई। क्या बोलोगे? संघाई चाइना, संघाई चाइना, ये सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह। उस भी वहां पर इतनी भीड़ है जैसे कि कोई देश हो वहां पर अपना एक अलग ही बंदरगाह पर। नेक्स्ट,
जुलू जनजातियां निम्नलिखित राष्ट्रों में से किस में पाई जाती है? जुलू, आपको पता भी होगा, जुलू को लेकर के तो इतिहास में भी आप पढ़ते हैं, जुलू वॉर कई बार पढ़ा जाता है। न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, आपका मोरक्को में, या फिर दक्षिण अफ्रीका में। क्या बोलोगे? दक्षिण अफ्रीका में। न्यूजीलैंड में याद रख लेना माओरी, क्या बहुत पूछा जाता है और अकेला नाम पूछा जाता है, माओरी। माओरी न्यू जींस मुझको दिला दो, ओरी। दक्षिण अफ्रीका में क्या बोलोगे? बुशमैन है, बुशमैन रहते हैं यहाँ पर। जो कालाहारी मरुस्थल है ना, जो कालाहारी डेजर्ट है, वहां पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। आइनू बताओ कहाँ की है? आइनू जो ट्राइब पाई जाती है, आइनू, तो आइनू भैया जापान में बहुत पॉपुलर ट्राइब है, जापान में। मसाई बताओ कहाँ की जनजाति है? मसाई, तो मसाई आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा जाता है, केन्या का। बद्दू बताओ, बद्दू कहाँ की जनजाति है? बद्दू, तो बद्दू है आपका सऊदी अरब की। कहाँ की है? सऊदी अरब की है। पिग्मी बताओ, पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? पिग्मी, पिग्मी जो ट्राइब है साथी, वो कहाँ पर निवास करती है? तो पिग्मी निवास करती है आपका कांगो में। कहाँ पर? कांगो में, कांगो में निवास करती है। सेमांग बताओ, सेमांग कहाँ की जनजाति है? सेमांग, तो सेमांग आप कहना मलेशिया की जनजाति है। किसकी? मलेशिया की जनजाति है। बेद्दा बताओ, बेद्दा कहाँ की जनजाति है? बेद्दा, बेद्दा कहाँ की जनजाति है? तो बेद्दा है आपका श्रीलंका की, नहीं, हाँ श्रीलंका की। बेद्दा कहाँ की है? श्रीलंका की जनजाति है। क्या बोलेंगे? श्रीलंका की जनजाति है। नूबा बताओ, नूबा ट्राइब कहाँ की है? तो नूबा है आपका सूडान की ट्राइब। क्या बोलोगे? सूडान की। एक मैंने भारत की बताई थी आपको, सेंटिनलीज, बताओ जरा, आपको सोमपेन भी बताई थी मैंने, ये कहाँ की है? सेंटिनलीज कहाँ की है? बताएंगे जी, सेंटिनलीज कहाँ की है भारत में? सेंटिनलीज, बताओ जी, क्या बोलेंगे? विश्व के 7 अजूबों की नई सूची में सम्मिलित नहीं है। 7 अजूबों में कौन नहीं आता है? क्या एफिल टावर आता है? नहीं भैया, एफिल टावर नहीं आता है। 7 अजूबे आप देख लेना, ताजमहल है, चाइना वॉल है आपका, जॉर्डन के पेट्रा है, माचू पिच्चू है। अच्छा ये बताओ, चलो माचू पिच्चू कहाँ पर है? किस देश में है माचू पिच्चू? तो माचू पिच्चू है आपका पेरू, और पेरू की राजधानी है लीमा। एक रोम कॉलेजियम बताओ कि कहाँ पर है? रोम कॉलेजियम, ये आपका क्या बोलेगे? 7 अजूबों में आते हैं। रोम कॉलेजियम कहाँ पर है? ये आपका इटली में है, इटली में। और मुझे बताओ साथी आपसे, क्राइस्ट रिडीमर कहाँ पर है? क्राइस्ट रिडीमर की जो प्रतिमा है आपका, वो कहाँ पर है? क्राइस्ट रिडीमर, तो क्राइस्ट रिडीमर है आपका ब्राजील में। चिचेन के जो पिरामिड है वो कहाँ पर है? चिचेन, चिचेन पिरामिड कहाँ पर है बताओ? चिचेन पिरामिड वो कहाँ पर स्थित है? तो चिचेन पिरामिड है आपका मैक्सिको में। क्या बोलोगे? मैक्सिको में, मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में। एक याद रख लेना, दुनिया का जो 8वां अजूबा, जैसे पहले एक बार आपका ताजमहल को घोषित किया गया था, फिर बाद में उसको चेंज कर दिया गया, वो 7 में आ गया। तो 8वां अजूबा फिर किसको घोषित किया गया? वो याद रख लेना, जो 8th आता है ना, 8th वो आता अंकोर वाट का टेम्पल। क्या? अंकोर वाट का टेम्पल, बताओ किस देश में अंकोर वाट का टेम्पल? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो साथी आपका भगवान विष्णु जी के लिए है, और दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। ये क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जो टेम्पल है, दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो अंकोर वाट है। और कहाँ पर है? ये कहाँ पर है साथी? आपका कंबोडिया में है, कंबोडिया। क्या कंबोडिया की राजधानी आप मुझे बता सकते हैं कोई? देखना शुभम भाई जो सबसे पहले बताएं। ये कंबोडिया में स्थित है, और इसको किसने बनवाया था? इसका जो निर्माण करवाया था वो साथी आपका खमेर राजा थे। कौन थे? खमेर शासक, खमेर शासक थे आपका, जिनका नाम था सूर्यवर्मन सेकंड। कौन थे? सूर्यवर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था, सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। तो दुनिया का 8वां अजूबा भी इसको कहा जाता है, 8वां अजूबा। भैया कंबोडिया की नाम पेन है, और ऋतिक भाई ने सबसे पहले आंसर किया है। नवीन सर के सैनिक ने गलत आंसर किया है, यरूशलेम। यरूशलेम बच्चू इजराइल की राजधानी है। जनांकिकी लाभ का क्या अर्थ है? यानी कि डेमोग्राफिक एडवांटेज मीन्स, अगर डेमोग्राफी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे चाइना में तो रोक लिया तो बूढ़े ज़्यादा लोग हो गए, तो स्त्री पुरुष अनुपात में तेजी से घटत होगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है। दोनों बढ़ाए जाए समान रूप से, दोनों बढ़े। नगरीय जनसंख्या बढ़े, जरूरी नहीं हो सकता ग्रामीणों की, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा बढ़े, वो तो शहरीकरण के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ, कार्यकारी जनसंख्या जरूर मिलेगी, क्योंकि युवा लोग बढ़ेंगे और आपका कार्यबल जो है करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। कार्यबल की आयु सीमा कितनी बताई गई है बताओ?
जो आपका वर्किंग है उसकी आपका एज लिमिट कितनी बताई गई है? तो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, 15 से 59 ईयर्स आती है। 15 से 59 ईयर्स क्या बोलोगे भैया? 15 से 59 वर्ष होती है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? सोनार साउंड बोलोगे जी, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग नहीं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होगा। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होगा, ये सोनार होता है। क्या बोलोगे? और सोनार कैसे दिखता है? पानी के नीचे, पानी के नीचे क्या दूरी है, क्या दिशा है, क्या गति है, क्या बोलेंगे? आपको कोई दूरी नापनी है, कोई दिशा नापनी है, कोई गति नापनी है, दूरी दिशा और गति नापनी है, तो ये होता है आपका सोनार। क्या होता है? सोनार। और सोनार में कैसी फ्रीक्वेंसी होती है? आपका हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उच्च आवृत्ति होती है। कैसी? हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और याद रखना इसमें जो तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल होता है। रडार का पूरा नाम बताइए, रडार का पूरा नाम। तो रडार का क्या नाम होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और मुझे बताओ रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किया था आपका टेलर और यंग ने। किसने? टेलर और यंग, यानी लियो यंग उसका नाम था। टेलर और लियो यंग ने किस वर्ष में बनाया था इसको? तो रडार का आविष्कार हुआ था 1922 में, 1922 में। ईयर्स को बच्चा थोड़ा ध्यान से देखा करो मेरे भाई, ठीक है बॉस? ईयर को ध्यान से देखना हमेशा। आविष्कार, अब एसएससी क्या है, आविष्कारक से ज्यादा उसके वर्ष को पूछने लग गया है और हमेशा पूछता रहेगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश के रिक्त स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? बोलो भैया, रिक्त स्थान से ही संबंधित है। बोलो भाई फटाफट से। भैया मैं कभी कमेंट नहीं करती। बोलो भाई, नहीं अब करो ही मत फिर। ये सही तरीका, कभी कमेंट नहीं करती, आज कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, आज भी तुमने गलत किया है, करना ही नहीं था। बोलो भी, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, कमेंट नहीं करना है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के रिक्त स्थान से संबंधित है, ठीक है अपना। अब तुम लोग क्या करते हो, जैसे हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए, तो हेल्पलाइन नंबर पे आपने किया कॉल, कॉल लगाए जा रहे हो। अरे भैया उसमें टाइम है 9 बजे से 6 बजे तक, ये लगा लो। नहीं जा रहा तो व्हाट्सएप नंबर है वहीं पे, व्हाट्सएप छोड़ दो। ऐसा नहीं कि लगातार हाय हेलो, हाँ जी मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, 15 मिनट वेट कर लो। अगर आपकी सही समस्या है, आपके पास कोई और रास्ता है उसको सॉल्व करने का, तो वो कर लो, नहीं तो इंतजार करो जब तक वो सॉल्व ना हो। तो 1-2 दिन में वो अपना आप सॉल्व हो जाता है आपके पास में, वो खुद ही उसको सॉल्व आउट कर देंगे, ठीक है। तो हम सब करें जी भैया, यही फॉलो करेंगे। तो टिंडल प्रभाव परावर्तन की वजह से होता है। परावर्तन की वजह से आप कहेंगे नहीं, प्रकीर्णन की वजह से होता है। और जो स्कैटरिंग होती है इसी की वजह से क्या होता है? आसमान नीला होता है। क्या होता है? आसमान का रंग कैसा होता है? आसमान नीला होता है, नीला, याद रख लेना, ठीक है। आसमान कैसा होता है? नीला होता है इससे। और जैसे अंतरिक्ष काला क्यों होता है फिर? जो स्पेस होता है वो काला काला क्यों दिखता है? तो अंतरिक्ष काला इसलिए होता है क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता। अंतरिक्ष काला किस लिए होता है? क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग नहीं होती, प्रकीर्णन नहीं होता। क्या बोलोगे? वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता, प्रकीर्णन नहीं होता। याद रख लेना। जैसे हम बोल रहे हैं नीला रंग, तो नीले रंग का क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है इसकी? इसकी फ्रीक्वेंसी रेड के मुकाबले ज़्यादा होती है, याद रखना। इसकी आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है लाल के मुकाबले। क्या बोलोगे? तो प्रकाश की तुलना में अधिक प्रकीर्णन हो जाता है आपका, यानी रेड से ज़्यादा हो जाता है, ओके। अच्छा, जैसे हम प्रकाश की बात करें, विवग्योर सबको क्लियर होगा? बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से, सारे लोग बताएंगे। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी क्लियर है। तो ये मुझे बताओ आप फटाफट से, जैसे कि अपवर्तन है, अपवर्तन की वजह से कौन कौन से कारण होते हैं? अपवर्तन की वजह से, जैसे जो छड़ी है उसको आप डुबो दोगे तो वो कैसी दिखेगी छड़ी? वो टेढ़ी दिखती है। सिक्का क्या दिखेगा? पानी में उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। शाम के और सुबह के समय क्या होता है? सूर्योदय को लाल होना, उसके कारण भी कई बार स्कैटरिंग होती है, अपवर्तन भी होता है, ठीक है। ये बात याद रख लेना, ओके। अच्छा, सूर्य में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है ये बताओ? जो प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो आप कहेंगे भैया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁻⁶ किलोमीटर पर सेकंड होती है। 1 सेकंड में इतना चल जाता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कैसे चलता है प्रकाश? हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है, और अगर कोई माध्यमों से टकरा के इधर उधर घूम जाता है। और प्रकाश के लिए निकालते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बताओ? अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? जो साथी अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है? तो अपवर्तनांक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अपवर्तनांक होता है। निर्वात में जो गति है, निर्वात में
जो प्रकाश यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की गति, और साथ ही क्या बोलोगे, माध्यम में, किसमें, माध्यम में प्रकाश की गति, क्या बोलोगे, माध्यम में प्रकाश की जो गति है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन है मीडियम, ये निकल के आता है। ठीक है, तो पहले वैक्यूम में देख लो और फिर देख लो आपका मीडियम में, जो भी स्पीड है उसको डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो। अच्छा, जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, वेवलेंथ कितनी होती है प्रकाश की, बोलो भाई। प्रकाश की अगर मैं आपसे पूछूं तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। तो ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के आपका 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। किससे, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है, सबसे ज्यादा जो मेटालिक है, मेटालिक, बैरियम होता है क्या, हाँ जी भैया बिल्कुल एकदम से ठीक होगा, बैरियम हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है बैरियम का, बताओ। इसका जो आपका एटॉमिक एटॉमिक नंबर 56 होता है, कितना होता है, 56 होता है। और इसकी जो बैरियम की खोज की थी वो हम्फ्री डेवी ने की थी, किसने, हम्फ्री डेवी ने इसकी खोज की थी। हम्फ्री डेवी इसका खोज करता है। बहुत पूछा जाता है, ये क्या होता है, जो आतिशबाजी होती है, जो पटाखे होते हैं, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होता है, किस रंग के लिए, तो पटाखों में जो हरा रंग होता है, क्या बोलोगे, पटाखों में जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपका बेरियम की वजह से। अच्छा बताओ, पटाखों में जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, सारे लोगों का आंसर आए, पटाखों में हरा रंग बेरियम की वजह से होता है, और जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, भैया सेफ्टी, आपका सेफ्टी लैंप का आविष्कार भी हम्फ्री डेवी ने किया। एकदम से ठीक लिखा है, बहुत शाबाश। स्ट्रांसियम, चिराग भैया का आंसर, भैया चिराग भैया, बोलो जी फटाफट से, स्ट्रांसियम, चिराग भैया ने आंसर दिया है इसका, क्या बोलोगे, स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम आंसर होगा, स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम इसका आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, सबसे विद्युत ऋणात्मक कौन है पूरी आवर्त सारणी में, सबसे जो साथी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये पूरी मैंने आपको बताया था कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, तो ये कौन होता है, ये फ्लोरीन होता है, क्या बोलोगे, फ्लोरीन। और इसके बाद में कौन होता है, फिर क्लोरीन होता है, क्या बोलोगे, क्लोरीन होता है। मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, यानी सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, सबसे ज़्यादा जो डेंस हो, सर्वाधिक जो साथी आपका घनत्व, क्या बोलोगे, वो होता है आपका ऑस्मियम का, किसका, ऑस्मियम का होता है, ऑस्मियम का, ऑस्मियम का, ये याद रख लेना। ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ कभी भी, जैसे यहाँ पर पूछा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है, किसमें, प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक, यहाँ पर आया बैरियम, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो अगर सीजीएम लिखा होता तो क्या चुनते फिर, सीजियम, इससे पहला ही जो परमाणु क्रमांक है 55 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो क्या बोलोगे, फिर सीजियम हो जाएगा। वैसे क्या होगा, सब सर्वाधिक धात्विक वो आपका सीजियम हो जाता है, क्या होगा, सीजियम सबसे होगा, सीजियम सबसे ज़्यादा क्या है साथी आपका, सबसे ज़्यादा मेटालिक होता है, मेटालिक सबसे ज़्यादा। बेटा मांगे कार बाप राजी, आ गया वो नहीं है। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि या बहिःस्रावी, जो अंतर की आंतरिक स्राव करें या बाह्य स्राव करें, तो क्या बोलेंगे, आंतरिक स्राव तो अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या एड्रिनल ग्रंथ, अधिवृक्ति, अधिवृक्ति क्या बोले, ये अंतःस्रावी है, हाँ जी, पीयूष भी अंतःस्रावी है। थायराइड, लार नहीं है, लार ग्रंथि बाहर की तरफ, तो ये क्या है, ये बहिर्स्रावी होती है। मुझे बताओ, सबसे बड़ी जो साथी आपका, सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है, सबसे बड़ी जो साथी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है, सबसे बड़ी जो साथी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो यकृत होती है, यानी कि लीवर होगी, लीवर। और सेकंड कौन सी होती है, तो सेकंड होती है आपकी अग्नाशय, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज होती है, क्या होती है, पैंक्रियाज। और अग्नाशय की ही साथी जो आपका बीटा कोशिका है, उनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, अग्नाशय की ही जो लैंगरहैंस की द्वीपिका होती हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है, द्वीपिका, ठीक है, द्वीपिका यानी से जो कौन सी होती है, बीटा कोशिका होती है, बीटा कोशिका। तो बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है यहाँ से, तो यहाँ से निकलता है आपका इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, क्या, इंसुलिन हार्मोन। और मुझे बताओ, इंसुलिन का टीका किसने बनाया था पहली बार, इंसुलिन का। और जैसे ही हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल अगर कम हो जाएगा तो क्या बन जाता है, फिर हमको डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़, मधुमेह जिसको कहा जाता है, मधुमेह अर्थात आपका शुगर हो जाता है, क्या बोलेंगे, शुगर भी उसको कहा जाता है, शुगर भी कहा जाता है, शुगर भी।
तो इंसुलिन हार्मोन क्या बताएंगे भैया, बेंटिक और बेस्ट ने, क्या बोलोगे, बेंटिक और बेस्ट ने, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। लार ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि होगी, ऊपर दिखाएं कुछ कह रहे हैं 16 जुलाई से एग्जाम है, कुछ बच्चे ने लिखा है, क्या बोलेंगे सर जी, कुछ टॉपिक हम लोगों के लिए करवा दी, 16 जुलाई से एग्जाम है, आप यू पब्लिशन करा दी, 10 सेट करवा दी, तो बिहार पुलिस। बच्चों अगर आप पढ़ते आ रहे हैं ना, पिछले 7 मंथ में हमने तैयारी का दी एंड कर दिया है, पिछले 7 मंथ से अगर आप जुड़े होते, लगातार बोल रहे होते, ऐसा होगा ना बच्चों, अगर आप लेट जुड़ रहे हैं और अपनी हमारी बातों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब क्या ही हो सकता है। अगर आप कर रहे होते ना, अपने पिछले 7-8 महीने से जो हम कर रहे हैं, अगर उससे जुड़ रहे थे, या पिछले किसी भी चैन प्रोसेस से आप जुड़े हुए थे, किसी प्रैक्टिस सेट से आप जुड़े हुए थे, अब तक तो तुम कमांडर हो गए होते, ठीक है, कसम से हो गए होते। और बाकी चलो, आप सब लोगों की मर्जी है, भविष्य में मेहनत कीजिए, साथ जुड़े रहिए। थायराइड ग्रंथि, क्या बोलोगे, थायराइड ग्रंथि, ये तो आप जानते हैं। पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, क्या बोलोगे, मास्टर ग्रंथि, छोटी सी होती है मटर के दाने के आकार की। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है, मस्तिष्क पर उपस्थित रहती है ये। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है, एडम का एप्पल, तो एडम का एप्पल बोला जाता है कंठ या टैटुए को, थ्रोट को कहा जाता है, थ्रोट को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक स्वर यंत्र होता है जिससे हमारे स्वर निकलते हैं, ठीक है, स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र बोले तो आपका लैरेक्स, इसको घेरे रखता है ये, ठीक है, लैरेक्स को घेरे रहता है, याद रखना, लैरेक्स को क्या रहता है, घेरे रहता है। इसी को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, क्या बोलते हैं, जो घेरे रखता है इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से आप बोल पा रहे हैं, या इसी को ग्लोटिक भी कहा जाता है, वॉइस बॉक्स बोलें या ग्लोटिक बोलें, इसी को कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना, जो कंठ है, यहाँ पे साथी कंठ का संबंध किससे होता है, यहीं पे होती है आपकी थायराइड ग्रंथि, जो पीछे नाम आ रहा था, थायराइड ग्लैंड जो होती है, और यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, यहाँ से निकलता है थाइरोक्सिन हार्मोन, क्या, थाइरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थाइरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थाइरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और यहाँ पर किस तत्व की, कि बोलेंगे भाई आयोडीन की कमी से आप सब लोग जानते हैं घेंगा रोग हो जाता है, ग्लाइटर हो जाता है, ग्लाइटर। अब मैं तुम्हें गला बता रहा हूँ, तो मैंने गले पर हाथ रखा हुआ, मुझे थोड़ी देर बाद पता चला मैंने अपना गला क्यों पकड़ा हुआ है। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आपका जो गोइटर है वो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन, तो इसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे आएंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, भारत के द्वारा, या फिर चाइना के द्वारा, या फिर इंडोनेशिया द्वारा किया जाएगा, किया जाएगा, ये पूछा गया है, बहुत बढ़िया। बीके सिंह कह रहे हैं चाइना, तो बीके सिंह कह रहे हैं चाइना, तो एकदम से गलत हो गए, क्योंकि बीके सिंह थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, अभी मुझे याद है, कह रहा था भैया हेल्पलाइन नंबर पर जो बात करेंगे वो लड़के होंगे या लड़की होंगी, देख रहे हो इनका दिमाग तुम। और आंसर गलत दे रहा, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है, बस इधर उधर ध्यान है, बेटा मान जाओ। कंट्रोल्ड बाई बहू हो जाओगे नहीं तो। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम 2026, क्या बोलोगे, भारत, भारत इसको साथी क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। अच्छा मुझे बताओ, अभी 25वें जो शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे 2026 में, 25वें आपका जो साथी आपका विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे, शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे, ये कहाँ पर होंगे 2026 में, कहाँ पर होंगे, ये इटली में होंगे, इटली में होंगे, इटली में। चौथे साथी जो अभी आपका रिसेंट में चौथे मतलब होने वाले हैं, चौथे जो आपका ग्रीष्म ग्रीष्म ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक होंगे, यानी समर यूथ ओलंपिक, समर यूथ ओलंपिक, युवा ओलंपिक, ये साथी आपका किस वर्ष में, किस वर्ष में, तो आप कहेंगे 2026 में होंगे, और ये होंगे डकार में, डकार, डकार बताओ किसकी कैपिटल है, डकार, सबका आंसर आना चाहिए, किसकी कैपिटल है, बोलो भी फटाफट से, बोलो भी, क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे भैया डकार जो है आपका सेनेगल की राजधानी है, सेनेगर की। आप मुझे बताओ 10वां T20 वर्ल्ड कप, क्या बोलोगे, 10वां T20 जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा, वो किसके द्वारा, तो क्या बोलेंगे, इंडिया और श्रीलंका में आयोजित होगा, इंडिया और श्रीलंका में आयोजित होगा। अच्छा मुझे बताओ, जो 16वां आपका साथी जो आपका हॉकी हॉकी विश्व कप होगा, 16वां जो हॉकी विश्व कप होगा, हॉकी विश्व कप होगा, कौन सा, वो भी मैंस, ये साथी कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में, कहाँ पर, बेल्जियम में और आपका नीदरलैंड में होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में ये आयोजित होगा, कहाँ पर, तो एक तो मुझे नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है, बेल्जियम की राजधानी बताओ, बोलो भी फटाफट से, बोलो भाई, बहुत बढ़िया। यार तुम ऐसा क्यों लिखते हो, मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहीं पर ताल में कुछ काला हो जाता है,
जो पहले लिख रहा है ना, पहली बार कर रहा हूँ, इसका मतलब है उसको आइडेंटिफाई कराना चाह रहा है। आगे आएंगे। पढ़ो पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस चीज़ उद्देश्य के लिए पढ़ाई शुरू की थी, वो अचीव करना है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके हमेशा नज़र में वो होना चाहिए, हर एक दिन होना चाहिए, हर पल होना चाहिए, जब जब आपका समय खराब हो तब तब आपको होना चाहिए। और प्राइम ऑब्जेक्टिव आपका सफलता होना चाहिए। बाकी दुनिया की सारी चीज़ों का मैं कहूँ तो कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना। अपने जीवन में कल तुम कामयाब होकर के बिजी हो जाओगे, है ना, कल तुम सिलेक्शन लेकर के कहीं और कुछ और राह पकड़ोगे, है ना, तो हम तो कहेंगे कुछ और राह पकड़ के आगे कामयाब होते रहिए। तो कहने का मतलब यही है कि वो सफलता ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बातें उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तारीफ करना मेरी कमेंट सेक्शन में लिखना उतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, और सच में ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि बेवजह, सच में ज़रूरी नहीं है वो। ज़रूरी है तो आपका कामयाब होना, और नहीं तो फिर अपना भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपकी कामयाबी पर हमारी सफलता निर्भर करती है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर। तीनों के पाँच पाँच गोल्ड आए भैया। क्या बोलेंगे भैया? तीनों के पाँच पाँच गोल्ड आए हैं। तीनों के कितने कितने गोल्ड आए हैं? बोलो। तीनों के पाँच पाँच गोल्ड आए। महाराष्ट्र के भी 5 गोल्ड आए, नागालैंड के भी 5 गोल्ड आए, मणिपुर के भी आपका 5 गोल्ड आए। तो लेकिन इनमें जो पहला स्थान आया वो आया मणिपुर का, क्योंकि इसके क्या थे, इसके सिल्वर ज़्यादा है, इसके 6 सिल्वर आए, इसके 3 सिल्वर आए, और इसके 5 सिल्वर आए। तो भाई गोल्ड बराबर है तो सिल्वर देखे जाएंगे मणिपुर में। कहाँ पर आयोजन, कहाँ पर हुआ था खेलो इंडिया बीच गेम्स का? तो ये पहली बार था आयोजन, ये पहली बार था, पहली बार, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? पहली पहली बार बलिए, क्या बोलोगे? घोंगला बीच पर। गाना पूरा करो। दीव के घोंगला बीच पर ये हुआ था। और ये कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे तटीय और समुद्री खेल हैं उनको बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि कोस्टल और मरीन गेम्स जो है उनको बढ़ावा देने, उसके लिए पहली बार भाई दीव क्या है, ये आपका क्या बोलेंगे, समुद्र तट पर है। यहाँ का जो घोगला, घोगला आपका साथी बीच है, वहाँ पर इनको आयोजित किया गया है। समझे? आगे आएंगे। बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बीच पे खेला जाता है वॉलीबॉल भी, ये आपको पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी कई बार इसको रिपीट कर चुकी है। हम आपको कक्षा में बता चुके थे, और होमवर्क में जो भी साथी कक्षा को बाद में देखा करें, मेरी रिक्वेस्ट है उस सबसे अपना अनुशासन में रहते हुए आंसर जरूर लिखा करें, ठीक है। हाँ ठीक है, आशीष नागर जी ने लिखा है दिल गया हार बलिए, ये भी ठीक है। तो पढ़िए बॉस, मेहनत करिए, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। और आप जानती हो धीरे धीरे हम इसके समापन की तरफ चले जाएंगे अब। और इस वीक में हमारा कितना और 3 क्लास और हो जाएंगी, तो नेक्स्ट वीक में फिर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, पता है ना इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद में कौन सी सीरीज़ को करना है? बताओ फटाफट से। इस सीरीज़ की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, टाइम निकाल के अपने आप को प्रैक्टिस में रखना है ना। और आपका थ्योरी के मैंने कहा ना, डेली का जीएस का ये रखिए कि 3 4 5 टॉपिक आप अपने जो नोट्स आपके तैयार हैं पहले से, तो 3 4 5 टॉपिक जीएस के रिवाइज कर लिया करो। किसी दिन 2 3 टॉपिक आपका ज्योग्राफी के कर लिए, टिक लगा दिया, ये मैंने अब किए। नोट्स बना लो, अपना शॉर्ट नोट्स बना लो, लिख लो उसमें कि भैया ये हम कर चुके थे इस डेट को। फिर जब लंबा समय हो जाए तो एक बार फिर रिवाइज कर लो, फिर धीरे धीरे आपकी मतलब फिंगर टिप्स हो जाएंगे। जब आप शुरू में तैयारी करते हैं ना, और बिना मन के करते हैं 6 महीने 1 साल, तब मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप मन से पढ़ लिया 6 महीने 1 साल बहुत अच्छे से, तो तुमको चीज़ें समझने आज लग जाएंगी। और चीज़ें एक बार जब समझ में आने लग जाएं, तैयारी अच्छी हो जाए, रिवीजन अच्छा कर रहे हैं, तो फिर मॉक टेस्ट की तरफ, यानी कि फिर अपना टेस्ट टेस्ट अच्छे से लगाइए, मॉक टेस्ट अच्छे से ज्वाइन कीजिए, और अपनी स्पीड को, जैसे मैथ्स है तो फिर वहाँ पर फिर खेल हो जाता है सारा स्पीड का और एक्यूरेसी का। तो करते रहिए, सब होगा अच्छे से। और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्ते।